नमस्कार दोस्तों, एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन में सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत साथियों। अब हम चलते हैं, आज जो नवीन टॉपिक पर चर्चा करनी है वो है मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर। मेनली तो भारतीय संविधान का ही टॉपिक है, लेकिन हम इसको पूरा ग्लोबल रूप में भी समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। लेकिन समझना ही मेन चीज है कि आप बस जुड़े रहें। अब क्लास में थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि आपको ये लगे टिपिकल, लेकिन मैं बहुत सरल वे में पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप इस टॉपिक को ध्यान पूर्वक देखना है और समझना है। सबसे पहले चलते हैं साथियों, मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर। अब इसका बेसिक पहले समझने की कोशिश करते हैं, मतदान व्यवहार का है क्या और ये क्यों आया। तो ये भी समझने की, मतदान व्यवहार जो है बेसिकली जनमत को जानने का एक विधि है, वैज्ञानिक विधि है कि जनता की भाई किस ओर अपना झुकाव रखती है, जनता किसको मत देती है, किसको बहुमत में लाती है, किस दल की सरकार बनवाती है, तो वो ध्यान में रखना है। तो मतदान व्यवहार जनमत को जानने की एक वैज्ञानिक विधि है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको बेसिकली सेफोलॉजी कहते हैं, सेफोलॉजी शाखा राजनीति शास्त्र की सेफोलॉजी शाखा। अब ये ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? सेफोलॉजी। मतदान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। आगे ये सेफोलॉजी शब्द बना किससे है? ग्रीक भाषा के सेफ्रो शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है राज्य के लिए विभिन्न मत। यानी कि हम राज्य के लिए, सरकार के लिए जो विभिन्न मत रखते हैं उसी को सेफ्रेस कहते हैं। तो सेफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सेफ्रो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है राज्य के लिए विभिन्न मत। यानी कि जनता के जो विभिन्न मत हैं राज्य के संदर्भ में या सरकार के संदर्भ में दिए जाते हैं, वही कहीं ना कहीं क्या है कि मतदान व्यवहार बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई राज्य सरकार अच्छी है, कुछ कहते हैं ये कमियां हैं। वो कहीं ना कहीं जो कमियां बताते हैं या कौन पॉजिटिव बताते हैं, तो वही कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं। तो सिंपल है, जब मोदी सरकार के संदर्भ में देखें तो कुछ कहते हैं नहीं इन्होंने राष्ट्रवाद का विकास किया है, जबकि अभी हल्ला बोल रैली में 4 सितंबर को करे महंगाई आसमान पे छू चुकी है। तो वो एक आलोचना वाला जो पक्ष है। अब कौन सा कि वास्तव में मतदाताओं को पक्ष आकर्षित करता है, मतदान व्यवहार किधर जा रहा है, कि वास्तव में मतदाता का व्यवहार किधर है, भाई विपक्ष की ओर है कि सत्ता पक्ष का। यही मतदान व्यवहार का अध्ययन है कि मतदाता कि सत्ता पक्ष का समर्थन कर रहा है या विपक्ष की नीतियों का, कार्यक्रमों का आलोचना जो सत्ता पक्ष की जा रही है उनका समर्थन कर रहा है, कि मतदाता का किस ओर झुकाव है। इसका ही गहन विश्लेषण क्या कहलाता है? मतदान व्यवहार। यानी कि सत्ता पक्ष में समर्थन है या वो विपक्ष के साथ है, सत्ता पक्ष की आलोचना करता है, इसी का गहन अध्ययन क्या है? मतदान व्यवहार है। तो ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए। तो साथियों, अब हम आगे चलते हैं कि ये वास्तव में आया कहां से। मतदान व्यवहार किस विषय से जुड़ा हुआ है? मतदान व्यवहार मेनली जो है अध्ययन मनोविज्ञान विषय के साथ जुड़ा हुआ है। वोटिंग बिहेवियर
जो मौलिक विषय है ये बेसिकली मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, यानी कि मनोविज्ञान से कहीं ना कहीं राजनीति शास्त्र में आया है। मनोविज्ञान बेसिकली इसका गहन अध्ययन पहले करता भी था, आज भी कई मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि मतदाता आज कैसी नीतियां पसंद करता है। जैसे सिंपल है, लोकतंत्र का तार्किक तार्किक चयन सिद्धांत है, वो भी कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से प्रभावित है। तार्किक चयन सिद्धांत, अगर लोकतंत्र का आपने तार्किक चयन सिद्धांत देखा होगा तो उसमें वो कहते भी हैं कि वास्तव में आज जो व्यक्ति लोकतंत्र में भागीदारी करता है या कोई राजनीतिक दल भागीदारी करता है तो लाभ हानि के आधार पर करता है। अब उसमें कहां उसको लाभ हानि दिखाई देती है, उसके आधार पर। तो देखा जाए इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि वास्तव में मतदाता की लाभ किस में देखता है, किस में नहीं देखता है, उसका बेसिकली अध्ययन करते हैं कि मतदाता दल की नीतियों कार्यक्रमों में लाभ देखता है या हानि देखता है। तो ऐसे सिद्धांत भी कहीं ना कहीं मतदान व्यवहार के अध्ययन में सहायक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथियों आगे चलते हैं कि मतदान व्यवहार आया कहां से, किसकी देन है राजनीति शास्त्र में। तो राजनीति शास्त्र में व्यवहारवादी क्रांति की देन है, व्यवहारवादी क्रांति की देन है, व्यवहारवादी क्रांति की देन है मतदान व्यवहार। साथियों आपको ध्यान होगा कि बेसिकली व्यवहारवाद का जनक डेविड स्टन को माना जाता है और डेविड स्टन ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई थी जिन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला। अब उसकी कौन कौन सी 8 विशेषताएं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली है नियमितता या रेगुलरिटीज। आप सब जानते हैं वैसे भी, तो मैं एक बार हल्का सा बता देता हूं। लेबोरेटरीज, इसके अनुसार नियमितता के अनुसार क्या है कि जो मानव होता है बार बार एक जैसा व्यवहार करता है, जैसे बार बार एक ही उम्मीदवार या दल को मतदान देता है। तो वास्तव में जब मानव व्यवहार का कहते हैं अध्ययन कर सकते हैं तो बेसिकली फिर उसके राजनीतिक भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि इस बार किस दल को वोट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। सिंपल सा ये देखना है कि मानव व्यवहार में नियमितता परिवर्तित कहाँ हुई है। भाई सिंपल है, जो बीजेपी के समर्थक बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस को दे रहे हैं। अदर का व्यू क्या है? भाई कांग्रेस वाले कांग्रेस को दे रहे हैं, बीजेपी वाले बीजेपी को दे रहे हैं। और अदर्स का व्यू क्या है? या कांग्रेस से कितना लगाव हुआ, बीजेपी से कितना लगाव हुआ और किधर हुआ, इसका देखना है। तो अनुमान लगाया जा सकता है इस बार किसकी सरकार आएगी। तो ये नियमितता जो विशेषता है ये मतदान व्यवहार से मेन रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका कहना है कि मानव के व्यवहार का हम वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, राजनीति व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि बार बार मानव एक जैसी ही प्रवृत्ति रखता है और हम उसके मानव व्यवहार के राजनीति व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं, राजनीति भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस बार किस दल की सरकार आएगी या कितनी सीटें मिलेंगी। ये यानी कि जो आज एग्जिट पोल चल रहा है, ओपिनियन पोल चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मतदान व्यवहार का ही अध्ययन है। ये उपकरण है मतदान व्यवहार जानने के, एक तरीके से उपकरण है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये जो हैं मतदान व्यवहार के जानने के उपकरण हैं। तो आपसे पूछे मतदान व्यवहार के उपकरण क्या हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो पहली विशेषता मैंने जो बताई व्यवहारवाद की वो नियमितता है। दूसरी विशेषता जो है सत्यापन है कि नियमितता के आधार पर जो हमने आंकड़े संकलित किए उनको हम जांच कर सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आपको सारी विशेषताएं पता है, पहली नियमितता, दूसरी सत्यापन। सत्यापन का मतलब क्या है कि जो आंकड़े मिले हैं उनकी पुनः जांच हो सकती है। फिर तकनीक का प्रयोग, अधिक से अधिक तकनीक में सारणीकरण करना। ये तो आज सी वोटर तकनीक जो आती है कि बेसिकली वो तकनीक ही है, जैसे सी वोटर तकनीक, ये भी कहीं ना कहीं लाभकारी है। एग्जिट पोल भी एक तरीके से तकनीक हो गई। फिर परिमाणीकरण है, आंकड़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना ताकि मापन योग्य बन सकें। तो वास्तव में वो भी एक बेटर है कि अलग अलग वर्गों के हिसाब से बनाएं। फिर हमें तथ्य मूल्य प्रभेद, तथ्य मूल्य प्रभेद क्या है कि हमें तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए
फैक्ट वैल्यू डाइकोम कहते हैं। तो बेसिकली हमें फैक्ट पर ही ध्यान रखना चाहिए, वैल्यू पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि फैक्ट का मतलब सीधा सा है कि हमें मतदान व्यवहार का, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है, नैतिकता का अध्ययन नहीं करना है, यथार्थ का अध्ययन करना है। और वास्तव में आज वोटिंग जो होती है यथार्थ के आधार पर ही होती है। फिर है क्रमबद्धीकरण। क्रमबद्धीकरण का मतलब सिद्धांत निर्माण का प्रयास करना है। फिर इसका शुद्ध विज्ञान विशेषता है। फिर जो इसकी आखिरी विशेषता है वो भी कहीं ना कहीं मतदान व्यवहार में सहायक है। मतदान व्यवहार में इसमें आखिरी विशेषता व्यवहार की बात की है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण और समग्रता। अब साथियों इसको समझने की कोशिश करना। इंटेग्रिटी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अंतर अनुशासन, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसको कहते हैं इंटेग्रिटी। अब देखा जाए तो ये विशेषता भी व्यवहारवाद की मतदान व्यवहार के अध्ययन में काफी सहायक है। जैसे पहली विशेषता नियमितता बताई मैंने आपको कि नियमितता तो राजनीति व्यवहार का अध्ययन है, इसी राजनीति व्यवहार का कहीं ना कहीं वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है, मतदान व्यवहार है। यानी कि महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो मतदान व्यवहार से जुड़ी हुई है। सेकंड विशेषता मैंने बताई तकनीक, जैसे सी वोटर वाली तकनीक अपनाना, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये भी कहीं ना कहीं जो है इससे जुड़ा हुआ है। तकनीक को अंग्रेजी में सिमुलेशन भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। सिमुलेशन जैसे सिंपल है, एक उत्तराधुनिकतावादी बॉडीलार्ड ने सिमुलेशन सिमुलकरा तकनीक भी दी थी, तो वही सिमुलेशन। तो ये सिमुलेशन की बात करते हैं, लकरा की बात नहीं करते, तो ये ध्यान रखना है। तो तकनीक कौन सी अपनाई है वो भी। फिर उसके बाद जो आखिरी विशेषता है ये भी महत्वपूर्ण है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि अन्य सामाजिक विज्ञान के गुणों को राजनीति शास्त्र में अपनाना। वास्तव में मतदान व्यवहार ये बेसिकली अध्ययन किसका था, मूल रूप से मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान से कहां आ गया, ये राजनीति शास्त्र में आ गया। समग्रता का मतलब क्या है कि केवल राजनीति पक्ष ही मतदान को प्रभावित नहीं करता, राजनीति को प्रभावित नहीं करता, अनेक बार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो मतदान व्यवहार में इन सब पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब है ये विशेषता भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विशेषता है व्यवहारवाद की, जो मतदान व्यवहार से संबंधित है। तो मैंने आपको तीन विशेषताएं बता दी जो मतदान व्यवहार से संबंधित है, एक ये, एक दूसरी ये और तीसरी ये वाली। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन कैसा भी आए तो आप इसको जानने की कोशिश करेंगे तो आप बेटर ढंग से इसको हल कर पाएंगे मेरे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई इस तरीके से हमें अच्छे से देखना है, अच्छे से करना है और अच्छे से ही अपना काम चलाना है। अब आगे चलते हैं साथियों। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि मतदान व्यवहार में बेसिकली क्या किया जाता है, राजनीतिक भविष्यवाणी। तो बेसिकली अगला भी ध्यान रखना है पॉइंट, मतदान व्यवहार में के आधार पर राजनीतिक भविष्यवाणी की जाती है। जैसे एग्जिट पोल के माध्यम से पहले ही बता देते हैं कौन जीतेगा भाई। अब वास्तव में मतदान व्यवहार में अध्ययन किसका किया जाता है ये भी ध्यान रखना है। मतदान व्यवहार में हम दो बातों का अध्ययन करते हैं। मतदान व्यवहार में हम निम्न दो बातों का अध्ययन करते हैं। पहला, मतदाता बार बार एक ही दल या उम्मीदवार को वोट क्यों डालता है। एक ही दल या उम्मीदवार को मत या वोट क्यों डालता है। दूसरा, मतदाता मतदान करते समय किन तत्वों से प्रभावित है। दूसरी बात है, मतदाता
मतदान करते समय किन तत्वों से प्रभावित होता है? भाई कौन सा कारक सबसे अधिक उसको प्रभावित किया? महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा, या और कोई युद्ध का मुद्दा, या कोई संकट का मुद्दा? क्या रीजन है कि उसको वो कारक प्रभावित किया, ये जानने की कोशिश की जाती है। मतदाता मतदान करते समय किन कारकों से प्रभावित होता है? ये दो चीजों का बेसिकली इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई मतदान व्यवहार में ये दो चीजें विशेषकर अध्ययन की जाती हैं। अब मतदान व्यवहार का महत्व क्या है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं बताता हूं साथियों आपको, लेकिन आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे तभी क्वेश्चन इसमें कोई सरल आने वाला नहीं है। आप सोचें कि सरल आएगा, सरल नहीं आएगा। आप जितना ज्यादा विश्लेषण करेंगे, आप उतना ज्यादा इसको कहीं ना कहीं गहन रूप से अध्ययन करेंगे, तभी क्वेश्चन हाथ लगेगा। ये ध्यान में रख लेना। अब साथियों मतदान व्यवहार का महत्व क्या है, क्यों अध्ययन करते हैं, ये भी देखते हैं। मतदान व्यवहार का महत्व क्या है, क्या फायदे हैं, लाभ क्या हैं, लाभ भी देखना है। अब इसमें लाभ में पहला लाभ है कि मतदान व्यवहार से हमें राजनीतिक समाजीकरण की गति क्या है उसकी जानकारी मिलती है। अब कई बच्चे कहेंगे राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है? राजनीतिक समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति राजनीति संस्कृति को सीखता है, आत्मसात करता है और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। जैसे सिंपल है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आगे आप पढ़ाएंगे, तो ये क्या हो गया? राजनीतिक समाजीकरण। अभी आप सीख रहे हैं तो आपका राजनीतिक समाजीकरण ही हो रहा है, उसको फिर आप अगली पीढ़ी तक ले जाएंगे। यही समाजीकरण है। तो राजनीतिक समाजीकरण की गति कैसी है ये पता चलता है। राजनीतिक समाजीकरण अगर वास्तव में पता चल जाता है कि मतदाता स्पष्ट रूप से बताता है वोट डालने में कितना सक्रिय है, कि किन कारकों से प्रभावित हुआ है, कि उससे सब कुछ पता चल जाता है कि वास्तव में कुछ सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा है, वो राष्ट्रीय भावना के मुद्दों से प्रभावित है या वैसे ही वोट डाल आता है। फिर राजनीतिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि भाई राजनीतिक संस्कृति कैसी है, उसकी वास्तव में संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति है कि वास्तव में अधीनस्थ है या सहभागी है। संकीर्ण का मतलब यह है धर्म जाति का ज्यादा प्रभाव है, वहां कहीं ना कहीं विभेदीकरण है ही नहीं। अधीनस्थ का मतलब उपनिवेशवादी शासन के प्रभाव में है, सब्जेक्ट वाला। संकीर्ण को अंग्रेजी में प्रोचिकल बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं कि अधीनस्थ है, किसी विदेशी शासन के अधीन है। तीसरा है सहभागी का मतलब जनता की शासन में सहभागी है। अगर वास्तव में देखा जाए मतदाता अपने हितों के अनुरूप जब निर्णय लेता है धर्म जाति से ऊपर उठकर, इसका मतलब वहां सहभागी राजनीतिक संस्कृति है। तो ये छोटी छोटी बातें सारी पता चल जाती हैं, तो भाई कहां पर क्या है क्या नहीं है। तो राजनीतिक संस्कृति के बारे में जानकारी। तीसरा इसमें निर्णय निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी। इससे निर्णय निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि भाई निर्णय कौन लेता है, ये भी पता चल जाता है। क्योंकि मतदाता बताएगा कि वास्तव में देखा जाए यहाँ एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है, हमसे तो पूछा ही नहीं जाता है, हमारे से कभी जानकारी नहीं ली। तो वास्तव में निर्णय निर्माण के बारे में जानकारी पता लग जाती है कि भाई निर्णय में जनता की सहभागिता है या नहीं है, निर्णय निर्माण केवल कुछ लोग ही करते हैं या कोई संस्था करती है, वो भी। फिर अगली चीज ये भी हमें जानकारी मिलती है कि शासन में जनता की सहभागिता है या नहीं, लोकतंत्र का स्तर कैसा है, वो भी। शासन में जनता की सहभागिता की जानकारी या लोकतंत्र के गुणवत्ता किस तरह की जानकारी, ये। या लोकतंत्र के गुणात्मक स्तर की जानकारी। जैसा कि थेडास्को पोल
एक ऐतिहासिक संरचनावादी थी, संस्थावादी थी बेसिकली, वो क्या कहती हैं वो भी मैं बता दूं आपको। थेडेस्को डिविनिस्ट डेमोक्रेसी की अवधारणा देती हैं अमेरिकी संदर्भ में। अमेरिकी संदर्भ में डिविनिस्ट डेमोक्रेसी की अवधारणा देती हैं। इसमें उनका विश्लेषण क्या था, उन्होंने बेसिकली अध्ययन किया था और देखा था कि अमेरिका में आज प्रजातिवाद हावी हो रहा है, आपसी विश्वास में कमी आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि अमेरिका में लोकतंत्र का स्तर गिर रहा है, कि लोग मतदान प्रजातिवाद के आधार पर कर रहे हैं, आपसी सहयोग भी कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो स्थिति है वो गड़बड़ होती जा रही है। तो थेडेस्कोपुल का अध्ययन भी काफी हद तक डिमोनिस्ट डेमोक्रेसी भी कि मतदान व्यवहार को ही प्रकट करता है कि जनता किस प्रकार से आज अध्ययन कर रही है। आगे देखते हैं दोस्तों कि अब मतदान व्यवहार के बारे में मैंने इतना तो बताया कि इस मतदान व्यवहार का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ वो भी देखते हैं। तो मतदान व्यवहार व्यवहारवादी क्रांति की देन है, लेकिन इसका अध्ययन 1913 में फ्रांस में सर्वप्रथम मतदान व्यवहार का अध्ययन प्रारंभ हुआ। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूके में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में द्वितीय आम चुनाव, छप्पन 57 लिख सकते हैं, 57 भी चलेगा। तो ये तो आपको साथियों ध्यान रखना है। अब जो मैं बात बताने अब जा रहा हूं साथियों, अब आपको थोड़ा सा आपको क्या करना है उसको ध्यान से सुनना है। अब क्वेश्चन आने वाला है, तो आप थोड़ा सा, ये होता है कि बाकी लोगों को भी बताएं कि भाई इसको थोड़ा ढंग से पढ़ें, जितना इस जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर विशेष ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये साथियों आपको ध्यान से सुनना है। अब मैं बता रहा हूं कि मतदान व्यवहार के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। चलिए साथियों, मतदान व्यवहार के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। मेनली काफी सिद्धांत है, लेकिन मैं 3 प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। इन तीनों को आपको ध्यान से रखना है और अच्छे से पढ़ने की कोशिश भी करनी है। ठीक है मेरे साथियों, पहला सिद्धांत है नुकसान से बचने का सिद्धांत। क्या है कि नुकसान से बचने का सिद्धांत, ध्यान से सुनना है। नुकसान से बचने का सिद्धांत, या कह सकते हैं लॉस अवॉइड थ्योरी। अब ये नुकसान से बचने का सिद्धांत किसने दिया ये भी ध्यान रखना है। अमोर्स टावर्स्की, ये नाम क्या क्या है, किसने दिया, जनक कौन है इसके। अमोस टावर्स्की, एक तो ये है। दूसरे भी आपको ध्यान रखना है, डेनियल कनेसन। डेनियल कनेसन, ये ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा। इसमें बेसिकली जब
कोई हानि से बचने वाली नीति अपनाई जाती है, जैसे किसी मूल्य का पतन हो रहा है सरकार के कारण, इसलिए उस सरकार का विरोध किया जाता है। किसी हानि से, बड़ी हानि से बचने के लिए ऐसा काम किया जाता है। तो जनता बड़ी हानि से बचने के लिए मतदान करती है। जैसे किसी मूल्य का पतन हो रहा है, जैसे राष्ट्रवाद का पतन हो रहा हो, ठीक है ना, भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो, तो भाई भ्रष्टाचार को सरकार बढ़ावा दे रही हो, तो अब उसे भ्रष्टाचार को रोकना है, तो सरकार को हटाने के लिए मतदान दे देती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें, नुकसान से बचने का सिद्धांत, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला दूसरा सिद्धांत जो है वो है परोपकारिता का सिद्धांत। तो सेकंड भी साथियों ध्यान रखना है। नंबर 2 सिद्धांत कौन सा है? परोपकारिता का सिद्धांत। परोपकारिता का सिद्धांत। तो ये परोपकारिता का सिद्धांत भी आपको ध्यान रखना है। एट्रिजन थ्योरी कहते हैं, एल्ट्रिजन थ्योरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अल्ट्रिजन थ्योरी ऑफ वोटिंग, तो ये बेसिकली ध्यान रखना है आपको। ये क्या है? परोपकारिता का सिद्धांत। इसमें मतदाता अपने एक वोट के माध्यम से सामूहिक लाभ को प्राप्त करना चाहता है, जिसमें सबका हित सद है। तो इसमें मतदाता अपने एक वोट के माध्यम से सामूहिक लाभ को प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि भाई सबका लाभ हो और उसमें मेरा भी लाभ निहित है। जैसे मोदी जी ने विकास का नारा दिया, तो सब विकास के पीछे भाग गए। 14 में उन्होंने क्या किया? 16वीं लोकसभा में यही कहा था कि मैं विकास करूंगा, तो सब विकास के पीछे भागना शुरू। तो ये बेसिकली जो है परोपकारिता का सिद्धांत है। तो इसमें जो है कि जो अर्नेसन जैसे विचारक हैं वो इसका समर्थन भी करते हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये परोपकारिता का सिद्धांत क्या है? सामूहिक। जैसे विकास का नारा दिया कि 15 लाख मिलेंगे सबको, सबका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, तो वो वाली नीति। उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे नारों से प्रभावित करना। तो बेसिकली जब सबका हित दिखाई देता है तो जनता उधर मूव करती है। वो परोपकारिता का सिद्धांत है। अब तीसरा भी ध्यान रखते हैं, रिकर ओडेसुक मॉडल या सिद्धांत। अब इसको थोड़ा ध्यान से रखना है कि रिकर और ओडेसिक ने एक लेख लिखा था, थ्योरी ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ वोटिंग। इन्होंने लेख लिखा था, थ्योरी ऑफ कैलकुलस ऑफ वोटिंग, 1968 ये लेख लिखा था। ये ध्यान में रखना है कि इन्होंने ये लेख लिखा कि ये थ्योरी ऑफ कैलकुलस वोटिंग, ये और लिख सकते हैं आगे, ये लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने एक फार्मूला दिया कि बेसिकली कहा कि उपयोगिता के आधार पर, लाभ के आधार पर जो है मतदाता वोट देता है। तो क्या बताया? लाभ के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर मतदाता मतदान करता है। इन्होंने एक फार्मूला भी दिया, अगर वो फार्मूला भी अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो R बराबर BP माइनस सी, ये इन्होंने फार्मूला भी दिया। यहाँ सी तो लागत है कि भाई वो सोचता है कि मेरा इतनी मेहनत लग गई और मेहनत के बदले मुझे प्रतिफल मिलना ही चाहिए। आर का मतलब है मतदाता का क्या लाभ मिलेगा लास्ट में। ये अंतर उपयोगिता है। बीपी क्या है? अंतर उपयोगिता। तो वो देखता भी है किस नीति से कितना लाभ मिलेगा, यानी कि कांग्रेस की नीति से कितना लाभ मिला और बीजेपी वाले से कितना लाभ मिला। मोदी जी ने 15 लाख कहा, राहुल जी ने सामाजिक न्याय की बात करते हुए 72,000 कहा। तो अंतर देख लेगा, 72,000 क्या है, 15 चाहिए, मेरी लागत इतनी लग गई है।
तो बेसिकली लाभ कितना हो रहा है वो देखेगा, उसी हिसाब से मतदान करेगा, ये वाली सिचुएशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक सिद्धांत है रिकर आर्डेसुक मॉडल। तो इसमें बेसिकली इस प्रकार की नीति अपनाई गई। अब हम चलते हैं कि मतदाताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अब हम उनका अध्ययन करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये 3 प्रमुख सिद्धांत तो देखे हैं आपने। अब हम देखेंगे मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। हम कारकों को 2 भागों में बांटते हैं साथियों, अल्पकालीन कारक और दीर्घकालीन कारक। अल्पकालीन कारक वो हो जो शॉर्ट टर्म के रहते हैं, कुछ समय तक प्रभावित करते हैं, अल्पकालीन कारक। और दीर्घकालीन कारक जो लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। अब पहले मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। ये धर्म, जाति, क्षेत्रवाद जैसे मुद्दे, धर्म है, जाति है, क्षेत्रवाद जैसे मुद्दे मतदान व्यवहार को जो प्रभावित करते हैं, ये बेसिकली क्या है, दीर्घकालीन कारक में आएंगे। ठीक है ना, राष्ट्रवाद है, भाषावाद है, राष्ट्रवाद है, तो ये मुद्दे ऐसे हैं लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। जबकि युद्ध, आतंकवादी घटनाएं, सुरक्षा के मुद्दे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं अल्पकालीन होती हैं, दूर हो जाती हैं, तो खत्म। तो ये बेसिकली क्या है, अल्पकालीन मुद्दे हैं ऐसे। तो हमें दोनों का अध्ययन करना है, अल्पकालीन का भी, दीर्घकालीन का भी। तो हम चलते हैं धीरे धीरे सब कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए पहले अल्पकालीन कारक देखें मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले। तो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले अल्पकालीन कारक। अल्पकालीन कारकों में पहला लेते हैं महंगाई, या आर्थिक मुद्दे कह सकते हैं, महंगाई, आर्थिक मुद्दे। योगेंद्र यादव जैसे विद्वान कहते हैं, और अन्य पाल और ब्रस जैसे विद्वान, योगेंद्र यादव जैसे विद्वान कहते हैं कि महंगाई जैसे मुद्दे भी कहीं ना कहीं जो है मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर भारत के संदर्भ में उदाहरण दें, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय प्याज का रेट 99 में बहुत अधिक बढ़ गया था। तो कांग्रेस ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कहीं ना कहीं प्याज की गले में मालाएं डालकर प्रचार किया था, देखो महंगाई बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। तो आज वही मोदी जी के काल में फिर हल्ला बोल चला रहे हैं। तो देखो उस समय 3 राज्यों में बीजेपी की हार हुई थी, कांग्रेस की जीत हुई थी। तो इसी प्रकार से महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, कि राजनीति को प्रभावित करता है। तो ये बेसिकली मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। तो पाल ब्रस, योगेंद्र यादव जैसे विद्वान ऐसे विचार व्यक्त करते हैं। तो अब इनका जो है, मैं पाल ब्रस की पुस्तक भी आपको बताना चाहूंगा कि साथियों, पाल ब्रस की जो किताब है वो भी आपको थोड़ा सा पता रहनी चाहिए। पार्लियामेंट्री इलेक्शन उत्तर प्रदेश, इन्होंने पाल ब्रस की पुस्तक का नाम क्या है, मैं वो भी बता देता हूं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन उत्तर प्रदेश।
अब ये किताब किसने लिखी थी, ऐसा आपके सामने आए तो आप ध्यान रख लेना। 86 में इन्होंने किताब लिखी थी, पायल ब्रस ने। तो इन्होंने बेसिकली पार्लियामेंट्री इलेक्शन उत्तर प्रदेश का अध्ययन भी किया था। तो एक इम्पोर्टेंट किताब है। महंगाई, आर्थिक मुद्दे आदि पर चर्चा भी इन्होंने की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा कारक देखें हम, तो युद्ध जैसे कारक। तो युद्ध जैसे कारक भी कहीं ना कहीं, युद्ध, आक्रमण जैसे कारक भी कहीं ना कहीं मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे 1971 में भारत पाक युद्ध, 1999 में भारत में देखें तो कारगिल युद्ध, ने कहीं ना कहीं क्या किया, अब मतदान व्यवहार को प्रभावित किया। फिर आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, आंतरिक सुरक्षा संबंधी अन्य मुद्दे जैसे आतंकवाद की घटनाएं, ये भी प्रभावित करते हैं। जैसे 2019 में देखा जाए तो उस समय भी जो आतंकवादी घटनाएं हुई, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित किया। पुलवामा की घटना पर, पुलवामा में पाकिस्तान ने अटैक किया, पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादी आक्रमण, बदले में भारतीय सेना की कार्रवाई। तो बेसिकली भारतीय सेना ने भी घुसकर सीमा के अंदर जो कार्रवाई की, उसकी प्रशंसा भारतीय जनमत को कहीं ना कहीं प्रभावित की, कि वास्तव में देखो इस तरीके से हमें घर में घुसकर ही मारना पड़ेगा। तो जो उन्होंने बेसिकली नीति अपनाई, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है कि भाई कहीं ना कहीं मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में कार्रवाई करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी घटनाएं भी कहीं ना कहीं क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो जो मतदान को, ये भी आप क्लियर होना चाहिए। इसके बाद साथियों देखते हैं और मुद्दे भी हैं। वैश्विक आर्थिक मुद्दे, मंदी के मुद्दे, ये भी कई बार प्रभावित कर जाते हैं। ये भी कहीं न कहीं कई बार आर्थिक मुद्दे या संकट के मुद्दे, तो किस देश में संकट आया, उसका प्रभाव अगर उस देश पर भी पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी मतदान कहीं न कहीं प्रभावित हो जाता है। कि वास्तव में देखा जाए, अब दक्षिणी एशिया में संकट चल रहा है, श्रीलंका में आ गया, भूटान में आने वाला है, भारत में भी अगर इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, भारत अपने आप को सुरक्षित रख लेता है, तो कहीं न कहीं मानेंगे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। जैसे यूरोज़ोन संकट आया था, उसका प्रभाव भारत पर कुछ तो पड़ा, लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था सेफ रही थी। तो कहीं न कहीं उसके सकारात्मक परिणाम भी निकले। तो ये भी देखते हैं। तो बेसिकली हमेशा ऐसी घटनाएँ भी प्रभावित करती हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर राजनीतिक अस्थिरता, बार-बार चुनाव होना, ये भी घटना अल्पकालीन है कि बार-बार चुनाव हो रहे हैं। जैसे देखा जाए, अटल जी को जो बहुमत मिला था, उससे पहले पहले देवगौड़ा जी थे, कुछ समय तक रहे, गुजराल जी कुछ समय तक रहे। अटल जी भी वास्तव में 1 साल पहले पूरा कर पाए। 99 में क्या हुआ, उन्हें फिर इस पर काफ़ी हद तक बड़ा बहुमत जनता ने दिया, ताकि एक स्थिर सरकार बन सके। तो ऐसे मुद्दे भी कहीं न कहीं मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर नेतृत्व का, करिश्माई नेतृत्व है, भाई करिश्माई नेतृत्व हो तो वो भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है कि सीधा उसी के नाम पर, जैसे इंदिरा गांधी जी के नाम पर वोट मिलते थे, करिश्माई व्यक्तित्व था, नेहरू जी के नाम पर वोट मिलते थे, अब मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहे हैं। तो ये करिश्माई व्यक्तित्व का प्रभाव है, कि व्यक्तित्व ही ऐसा है कि तो वास्तव में करिश्माई है, तो लोग आशा ज्यादा करते हैं, तो फिर उधर ही मतदान करते हैं। तो ये अल्पकालीन प्रभाव में ये सारे प्रभाव कारक आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब साथियों हम आगे चलते हैं, अब दीर्घकालीन कारक भी देखते हैं। दीर्घकालीन कारक में आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में क्या-क्या मुद्दे हैं। जैसे बेसिकली दीर्घकालिक कारक में सबसे पहला तो है धर्म का, कि धर्म जो है कहीं न कहीं राजनीति को प्रभावित करता है। जैसे योगेंद्र यादव जी लिखते हैं कि 10वीं लोकसभा के चुनाव में 3 मुद्दे थे। योगेंद्र यादव जी लिखते हैं कि 10वीं लोकसभा के चुनाव में 3 मुद्दे थे।
मंडल, मंदिर और बाजार। मंडल यानी कि ओबीसी वाला, मंदिर राम मंदिर वाला, और बाजार यानी कि मंदिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार से जो सीपी भामरी हैं वो एसपी वर्मा जी के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखते हैं 1974 में। उन्होंने बेसिकली लिखा, तो सीपी भामरी व एसपी वर्मा ने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर एक कंपैरेटिव स्टडी मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये किताब में भी उन्होंने बताया किस प्रकार से जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी का अलग अलग नीति रहती है वो कहीं ना कहीं धर्म पर आधारित रहती है। तो मेजोरिटी वाला धर्म अपनी अलग नीति अपनाता है, माइनॉरिटी वाला अपनी अलग अपनाता है, तो वो सुरक्षा चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं सारी बातें शो करती हैं कि भारत जैसे देशों में भी धर्म राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो कई लोगों ने भी कहा, जो वास्तव में सांप्रदायिक हमारे दंगे हुए तो उनमें भी कहा, गोयल आयोग, दत्ता आयोग ने भी कहा कि ये जो सांप्रदायिक दंगे हैं भारत में राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो वास्तव में कहीं न कहीं ये ऐसी चीजें कहीं न कहीं भारतीय राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और मतदान भी होता है। तो भारत में मतदान व्यवहार धर्म से भी प्रभावित होता है। ये दूसरा कारक है जाति। जाति भी कहीं न कहीं भारत में या कुछ अन्य देशों में जातिवाद, प्रजातिवाद, जाति, प्रजाति इसको लेकर नारे लिए जाते हैं। जैसा कि थेडास्कोपोल के बारे में मैंने बताया था, उन्होंने कहा था अमेरिका में भी ये हो रहा है। डिविनिस्ट डेमोक्रेसी की बात की थी। अमेरिका में जो नवरूढ़िवाद का प्रभाव बढ़ रहा है वो इस बात को इंगित है, प्रजातिवाद का प्रभाव बढ़ रहा है। काले गोरे का मुद्दा कहीं ना कहीं छा रहा है, गोरे काले का संघर्ष। ये मतदान को प्रभावित करता है वहां पर। इसी प्रकार भारत में जाति प्रभावित करती है। भारत में जाति के बारे में कहा भी जाता है कि जाति जो है, जाति के आधार पर ही उम्मीदवार चुना जाता है, जाति के आधार पर ही प्रचार किया जाता है, कि सिंपल कहा जाता है हमारी जाति की बेटी हमको और वोट भी हमको। तो बेसिकली हम हमारी तो एक ही जाति है, जाति के नाम पर उम्मीदवार का भी चयन होता है, मतदान दल भी जाति के आधार पर टिकटों का वितरण करते हैं, उम्मीदवार भी जाकर जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। जाति के आधार पर भी एकता देखी जाती, इस जाति का अड्डा, उस जाति का अड्डा, इस जाति का संगठन, उस जाति का संगठन। तो ये बहुत हद तक प्रभावित करता है भारतीय मतदाता को भी। तो ये भी ध्यान रखना है। तो जाति को कहीं ना कहीं, जाति समीकरण को भी ध्यान में रखा जाता है और उसी के हिसाब पर कहीं ना कहीं मतदान भी किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ विद्वान तारीफ भी करते हैं जाति की, जाति के आधार पर वोटिंग की, जाति के बढ़ते प्रभाव की। इसमें रजनी कोठारी और रुडोल्फ एंड रुडोल्फ हैं। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जाति के सकारात्मक प्रभाव पर बल देते हैं। तो ये जाति का सकारात्मक प्रभाव भी बताते हैं। कहते हैं कि इससे कहीं ना कहीं निम्न वर्ग का उत्थान होता है, वोटिंग ज्यादा होती है, ऐसी बातें वो करते हैं। तो जाति भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मतदान को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से क्षेत्रवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद भी अलग अलग राज्यों में, जो हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे नए राज्यों की मांग, ये भी मतदान को प्रभावित करेगी। अभी भी कहीं जगह सौराष्ट्र की मांग हो रही है, कहीं बुंदेलखंड की मांग हो रही है, तो कहीं पर कुर्ग राज्य की मांग हो रही है,
कहीं रॉयल सीमा की मांग हो रही है। तो ये जो मांगे हैं ये कहीं न कहीं मतदान को भी प्रभावित करती हैं। तो पहले भी उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना ये सारे राज्य नए बने हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि इन राज्यों के नाम पर मतदाताओं ने अपना मत दिया है। तो ऐसे अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार से सारे कहीं न कहीं मुद्दे जो हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे हैं कि मतदाता को कि भाई वो नए राज्य की माँग चाहते हैं। तो हर राज्य में कहीं न कहीं क्षेत्रवाद की माँग उठ रही है और वो कहीं न कहीं मतदाताओं को प्रभावित भी करती है। आगे देखते हैं साथियों, भाषा का भी है। अपना भई 8वीं अनुसूची में शामिल करो, 8वीं अनुसूची में शामिल करने के नाम पर यहाँ भी मतदाता इन मुद्दों से भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे मुद्दे भी कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। हमारे यहाँ तो राज्य पुनर्गठन आयोग ही भाषावाद के आधार पर बना था। पहले एबीसीडी में बटा हुआ था। 7वें संशोधन नियम द्वारा भाषा के आधार पर पूरा राज्यों का गठन किया गया था। तो भाषा भी कहीं न कहीं आधार बनती है मतदान व्यवहार का। तो लोग भाषा के आधार पर भी मतदान करते हैं। हम तो आपकी भाषा बोलते हैं, तो सिंपल है। तो भाई हम तो बंगाली हैं, हम बिहारी हैं या मिथिलांचल वाले हैं, मिथिला भाषा बोलते हैं, आप भी मिथिला बोलते हैं, हम मूल रूप से एक हैं। उस आधार पर भी और नेता भी जाकर रीजनल भाषा में भाषण देते हैं। तो भाई मूल रूप से गुजराती बोल पाता है कि नहीं बोल पाता, उस मूल रूप से उस भाषा में उसका लालन पोषण हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे मुद्दे कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। तो सिंपल है, मराठी भाषा का जैसे विदर्भ राज्य में मराठी भाषा को सर्वोच्च मानने की मराठियों के लिए विदर्भ राज्य की माँग हो रही है। तो ये भी मराठाओं के लिए हो रही है। मराठी भाषा भी इसमें कहीं न कहीं मराठी भाषा को भी आधार बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। तो ये सिंपल है, ये छोटी-छोटी बातें कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं कि राजनीति को, मतदान व्यवहार को, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा राष्ट्रवाद भी है कि भाई राष्ट्रवाद, अब राष्ट्रवाद कौन-सा प्रभावित करता है ये भी है। एक है उदार राष्ट्रवाद, एक है धर्म राष्ट्रवाद। धार्मिक राष्ट्रवाद। देखा जाए तो पहले जो 9 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 90 तक यानी कि 1989 तक, वहाँ उदार राष्ट्रवाद ज़्यादा हावी था, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रभाव ज़्यादा था। अब धार्मिक राष्ट्रवाद आ गया, मंदिर का मुद्दा, ऐसे मुद्दे, हिंदूवाद, हिंदुत्व, इनकी बातें ज़्यादा होने लगी हैं। तो अब धार्मिक राष्ट्रवाद का प्रभाव कहीं न कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारे यहाँ जो पंथनिरपेक्षता के हालाँकि विपरीत है, लेकिन जो भी है, अब इसका भी प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ने लगा है। तो बेसिकली ऐसे मुद्दे भी कहीं न कहीं मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मंदिर का नाम लेकर या सांप्रदायिक दंगों का नाम लेकर कहीं न कहीं वोटिंग को भी परिवर्तित किया जाता है। आगे देखते हैं साथियों, राष्ट्रवाद के अलावा दलों की विचारधारा, नीति और कार्यक्रम भी प्रभावित करते हैं। दलों की नीतियाँ क्या हैं, विचारधारा कैसी है, वो भी कहीं न कहीं मतदाता को प्रभावित करती हैं। भाई सिंपल है, विकास की नीति अपनाएगा, बुलेट ट्रेन की अपनाएगा, ग्रामीण विकास करेगा कि शहरी विकास करेगा, किस प्रकार की नीति अपनाएगा वो भी। फिर क्या है, संस्कृति, वर्ग, लिंग, ये भी कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। कई बार संस्कृति भी प्रभावित करती है, हमारी संस्कृति क्षीण हो रही है, विदेशियों का प्रभाव बढ़ जाता है। असम में इसी आधार पर वोटिंग होती है, भई हमारी संस्कृति पर विदेशियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, बाह्य लोगों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। उत्तरी-पूर्वी भारत में इसका विशेष प्रभाव देख सकते हैं। असम, मेघालय में असम, मेघालय, मणिपुर में अपनी संस्कृति संरक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ ये आधार भी वोटिंग का बन जाता है। फिर वर्ग और लिंग भी प्रभावित करते हैं। वर्ग भी करता है कि भाई सरकार ने किस वर्ग के लिए कौन सी नीति बनाई है, उच्च वर्ग किसके साथ है, मध्यम वर्ग किसके साथ है या निम्न वर्ग किसके साथ है, और सरकार किस प्रकार की नीतियां अपनाती है। तो निम्न वर्ग के अनुकूल है कि उच्च वर्ग के। तो जिस वर्ग
भी कैसा सोचता है सरकार के प्रति, तो ये वर्गवाद वाली नीतियां भी प्रभावित करती हैं। माना जाता है कि बीजेपी अमीरों की पार्टी है और मध्यम वर्ग पर ज्यादा ध्यान देती है, तो कांग्रेस निम्न वर्ग पर ध्यान देती है, तृणमूल कांग्रेस भी निम्न वर्ग पर ध्यान देती है। तो इस तरीके से जो है तो वर्ग भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है मतदान को, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा लिंग भी है, तो लिंग का मुद्दा भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ प्रभावित करता है। नारीवाद का मुद्दा भी, कि भाई महिलाओं को आरक्षण दो, ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने लगे हैं। जैसे कि बेसिकली कहा भी है कि योगेंद्र यादव जी ने, और साथ में और भी कुछ लोग कहते हैं विद्वान जो हैं, कि आज लिंग भी एक प्रभावित करता है भारतीय राजनीति को। महिलाएं भी अपना सशक्तिकरण चाहती हैं। 17वीं लोकसभा में जो है मतदान में और चुनाव में भी काफी प्रभाव देखने को मिला है। तो योगेंद्र यादव जी बेसिकली ऐसी बातें करते हैं, और वो कहते हैं, राजेश्वरी देश पांडे भी ऐसी बातें करती हैं। राजेश्वरी देश पांडे ये भी कहती हैं कि लिंग और नारीवाद भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, लेकिन अकेले कहती है नहीं, कि लिंग से ज्यादा जाति का अधिक प्रभाव होता है। ये भी कहते हैं लिंग से अधिक जाति धर्म का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। साथ में ये भी वो कह देती है प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन और मुद्दे भी रहते हैं, तो फिर ये मुद्दा गौण हो जाता है। ऐसा राजश्री देशपांडे ऐसा भी कहती हैं कि लेकिन लिंग का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इन मुद्दों के आगे फिर ये मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखें कि बेसिकली मतदान व्यवहार को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, और ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर साथियों, मैं कुछ और जो मतदान व्यवहार से संबंधित पुस्तकें हैं, वो भी दो पुस्तकें जो हैं वो भी कुछ चर्चा करना चाहूंगा, कि मतदान व्यवहार से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पहली एक इम्पोर्टेंट पुस्तक मैं बताता हूं, कि मुकुलिका बनर्जी की है, वाई इंडिया वोट्स। पहला है मुकुलिका बनर्जी, मुकुलिका बनर्जी की है वाई इंडिया वोट्स। ये 2014 में उन्होंने किताब लिखी थी। तो ये भी ध्यान रख लेना कि वाई इंडिया वोट जो किताब है, इसमें बेसिकली वो ऐसे विचार व्यक्त करती है। क्लियर है दोस्तों, कि वाई इंडिया वोट जो है किताब इनकी ध्यान में रखनी है। दूसरा है कि बेसिकली मेजरिंग वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, 2013 में ये किताब लिखी गई है, तो वो भी ध्यान रखना है। ये लिखी है बेसिकली संजय कुमार प्रवीण राय ने। संजय कुमार व प्रवीण राय ने कौन सी किताब लिखी है? प्रवीण राय। इसमें मेजरमेंट के, मेजरिंग वोटिंग वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। ये भी ध्यान रखना है कि ये 2013 की पुस्तक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट किताब है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। तो साथियों, मैंने आपको ये सारी बातें बताई, तो आपको ये सारी बातें समझ भी आई। अब मैं 17वीं लोकसभा के बारे में, मतदान व्यवहार के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 17वीं लोकसभा में क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या नहीं, तो वो मुद्दे भी आपको पता रहना चाहिए। तो 17वीं लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसमें आपको सारा बातें ध्यान रखनी है कि भाई 17वीं लोकसभा में क्या क्या मुद्दे रहे। 17वीं लोकसभा और मतदान व्यवहार। अब देखें साथियों, 17वीं लोकसभा का मतदान व्यवहार। 17वीं लोकसभा के चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई 2019 को हुए थे। 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक 7 चरणों में हुए थे।
7 चरणों में हुए थे। ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। 23 मई को मतगणना और रिजल्ट आए थे। 23 मई को मतगणना हुई और परिणाम, मतगणना व परिणाम, और परिणाम अद्भुत थे। वो कैसे थे वो आप सब लोग को पता है कि परिणाम में सबसे बड़ी पार्टी और स्पष्ट बहुमत लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं सामने आई थी। तो परिणाम देखते हैं, परिणाम कुछ प्रमुख दलों के और विशेष परिणाम, विशेष तथ्य परिणाम, परिणाम का विश्लेषण देखते हैं। इसमें बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली, मोदी जी के नेतृत्व में 303 मिली, जबकि एनडीए को देखें पूरा तो वो 353 था। एनडीए का पूरा 353 जाकर था। तो वास्तव में अकेले बीजेपी ने ही बहुमत कर दिया, प्राप्त कर लिया था। ये सबसे बड़ी बात थी कि पहली बार देखा जाए तो 84 के बाद ये स्थिति देखने को मिलती है। जब चुनाव हुए थे 8वीं लोकसभा के, तब देखने को मिलता था किसी दल को बड़ी पार्टी के रूप में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी के समय इतना बड़ा बहुमत मिला था। तब तो 400 प्लस था, लेकिन कि स्पष्ट बहुमत देखा जाए उसके बाद अभी देखने को मिला वो बीजेपी के लिए। तो ये बेसिकली देखा जाए तब तो बीजेपी की 2 ही सीटें आई थी, लेकिन इस बार 303 अकेले, और एनडीए के साथ 353। और जो कांग्रेस 84 में बड़ा बहुमत 400 के आसपास लेके आई थी, यहाँ 53 सीटों में सिमट गई कांग्रेस, 53 पे खत्म, सिमट गई 53 पे। डीएमके 24 पर सिमट गया। ये तो क्षेत्रीय दल हैं, इनको इतनी भी आ रही हैं तो बहुत है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, तृणमूल कांग्रेस 23, और वाईएसआर कांग्रेस जो है वो भी 22 सीटें लेके आई। वाईएसआर कांग्रेस ये भी 22 सीटें लेके आई थी, वाईएसआर कांग्रेस। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय दल हैं, ये भी 24, 23, 22 सीटें ले आए अकेले अकेले। अब देखा जाए इस परिणाम से कुछ बातें तो पता चल रही हैं हमें कि वास्तव में देखा जाए तो बीजेपी का घोषणा पत्र क्रियान्वित हुआ, कांग्रेस का नहीं हुआ, और क्षेत्रीय दलों ने अपनी सीटें सुरक्षित रख ली, यानी कि क्षेत्रीय मुद्दे भी हावी रहे इसमें कहीं ना कहीं। ये बातें तो आपको इस परिणाम से ही कहीं ना कहीं मोटी मोटी बात समझ आ रही है, और वो आप मतदान व्यवहार भी इससे काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। आगे देखें साथियों, अब इसमें और क्या क्या बातें दिखाई देती हैं कि 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं निर्वाचित हुई। 78 महिलाएं, यानी कि इसमें महिलाओं का भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखा गया। 14% महिलाएं भी आई, ये भी। फिर युवाओं का भी भागीदारी देखी गई, तो वास्तव में 267 व्यक्ति पहली बार सांसद बने, यानी कि नए लोगों को लोगों ने ज्यादा पसंद किया पुराने की तुलना में। अब ये भी है कि पार्टी वही कामयाब जिसने नए लोगों को वोट दिया, तो कहीं ना कहीं अपनी पहुंच वहां तक बनी, ठीक है ना। और देखा जाए 233 पर कहीं ना कहीं आपराधिक मामला भी दर्ज है, यानी कि उनका भी अपना जलवा रहा, आपराधिक मामलों वालों का भी। और संपत्ति भी देखा जाए तो 1 करोड़ से अधिक लोगों की अधिक थी। 475 जो सांसद थे उनकी संपत्ति, सांसदों की संपत्ति 1 करोड़ से अधिक, यानी कि कहीं ना कहीं धन बल का भी प्रभाव, प्रचार का प्रभाव भी, सोशल मीडिया का इनका भी काफी हद तक रहा, ये भी पता चलता है। युवाओं की भी पर्याप्त भागीदारी थी, युवा लोग भी काफी हद तक इसमें प्रभावी देखने। 12% सांसद थे जो, तो कहीं ना कहीं युवा थे। 12% सांसद युवा भी, 40 साल के कम या दोबारा बने हों। युवा कितने थे? 12%। अब इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं युवाओं का पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं प्रभावी किया। तो इस काल में क्या क्या प्रभावी किया वो भी देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं प्रभावित किए मतदान व्यवहार को। तो देखते हैं, पहला तो पुलवामा पर आतंकवादी हमला,
इस मुद्दे ने काफी हद तक प्रभावित किया। तत्कालिक मुद्दा था भाई जम्मू कश्मीर में पुलवामा क्षेत्र में आतंकवादी जो हमला हुआ, और बदले में भारतीय सेना ने क्या किया जवाब में, ठीक है ना, स्ट्राइक किया बालाकोट में, एयर स्ट्राइक। ये जो स्ट्राइक की, इससे भी कहीं ना कहीं जाकर पता चला कि ये स्ट्राइक से जनता काफी प्रभावित हुई कि वास्तव में इनको इनके क्षेत्र में जाके मारना चाहिए। ऐसे मुद्दे भी काफी हद तक कि प्रभावित किए मतदान को। तो ऐसे मुद्दे भी, फिर कहीं ना कहीं धर्म का प्रभाव भी छाया रहा। धर्म और कश्मीर 370 का मुद्दा, ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं प्रभावी रहे। सोशल मीडिया पर, अन्य मुद्दों पर, इन मुद्दों ने भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया मतदान को। फिर वंशवाद का विरोध जो किया कांग्रेस में, वंशवाद वंशवाद जो है कि नए लोगों को लेकर आएंगे, हम आम लोगों को जोड़ेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा प्रभावी रहा। काला धन और विकास, वैश्विक विकास, ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं मोदी जी की नीति जो उन्होंने कहा कि मैं काला धन लाऊंगा, वापस लाऊंगा, तो ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं प्रभावित किए कि भाई ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भाई ला सकते हैं। ऐसे मुद्दों के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। फिर एनआरसी कि भाई हम ये नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप, तो वास्तव में नागरिकता का रजिस्ट्रेशन करेंगे, पूरा पुनर्गणना करेंगे, पूरा करेंगे। तो ऐसे मुद्दे भी कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करते गए। एनआरसी के मुद्दे भी, विकास का तो है। फिर राम मंदिर का मुद्दा भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहा। फिर लिंग वाला मुद्दा, महिला लिंग, जनधन, लिंग या महिला सुरक्षा का मुद्दा। फिर निम्न वर्ग के लिए जनधन खाते ने काफी हद तक प्रभावित किया। जनधन योजना ने काफी हद तक प्रभावित किया। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित होकर मतदाता ने मतदान किया। वास्तव में देखा जाए तो मोदी जी और अमित शाह अपना जो बीजेपी का जो पूरा घोषणा पत्र था, उनमें ऐसे मुद्दे लेके आए जो जनता को प्रभावित कर गए। उन्होंने सोशल मीडिया और इनके माध्यम से कहीं ना कहीं अपना संदेश जनता तक पहुंचाया, इसलिए उन्होंने विशाल बहुमत भी प्राप्त किया। वहीं कांग्रेस अपने जो मुद्दे थे या बात रखने में कहीं ना कहीं जनता के सामने सक्षम नहीं हुई, तो इसलिए उसको बहुमत नहीं मिल पाया या अधिक सीटें नहीं जीत पाई। जबकि क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र स्तर तक प्रभाव स्थापित करने में कामयाब रहे। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे उठाए या उस क्षेत्र विशेष के लोगों के आर्थिक सहायता के मुद्दे उठाए, वो भी अपनी बात कहने में कहीं ना कहीं सक्षम रहे। इसलिए तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस को पर्याप्त सीटें भी मिली इन चुनावों में। इससे ये पता चलता है कि भारतीय मतदाता का जो मतदान व्यवहार है वो एक निश्चित दिशा में कहीं ना कहीं गया है। तो 17वें लोकसभा के चुनाव से विश्लेषण से हमें पता चल जाता है कि मतदाता ने किन किन तत्वों से प्रभावित होकर मतदान किया है। तो साथियों, आगे भी आप अन्य विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के मतदान व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इसी के साथ इस क्लास से मैं विदाई चाहूंगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।